हेलो स्टूडेंट। अभिव्यक्ति क्लासेज ऐप पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्टूडेंट, अपन ने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। अपन ने स्टार्ट किया था पारिस्थितिकी या पर्यावरण के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो उसका अपन ने फर्स्ट लेक्चर कर लिया है, पहली क्लास अपन ने कंप्लीट कर ली है। उसमें मैंने आपको बेसिक पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिकी के बारे में और पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन के बारे में बताया था। और उसके बाद में अपन ने जैविक व अजैविक कारकों की बात की थी। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, अजैविक कारक अपन ने पढ़ लिए थे, उसमें से दो तापमान और प्रकाश की बात मैंने की थी। और नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो इकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि यदि आपको ये समझ में आ गया तो शायद इकोलॉजी में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए अपन देखते हैं इकोलॉजी के जैविक कारक। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन भी बताए कि यहाँ यहाँ से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है, ठीक है। तो अब जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ इकोलॉजी के जैविक कारक। तो आपका इस लेक्चर में जो पहली आपको हेडिंग डालनी है या पहला अपन जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे इकोलॉजी के बायोटिक फैक्टर, या आप ऐसे बोल सकते हो इकोलॉजी के जैविक कारक। देखना, अपन कर रहे हैं इकोलॉजी के जैविक कारक। इकोलॉजी के जैविक कारक, ठीक है। आपको मैंने इकोलॉजी के जैविक कारक में तीन टाइप के जैविक कारक बताए थे कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी संसार में जहाँ अपन जैवमंडल की बात करें तो उसमें तीन प्रकार के जीव उपस्थित है, तीन प्रकार के जैविक कारक या तीन प्रकार के बायोटिक फैक्टर उपस्थित होते हैं पूरी इकोलॉजी में, पूरी पारिस्थितिकी में, पूरे जैवमंडल बायोस्फीयर के अंदर। और वो तीन प्रकार के जो जैविक कारक होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, तो वो मैंने आपको बताया था। तीन प्रकार के जैविक कारक जो है उसमें से एक जैविक कारक मैंने आपको बताया था उत्पादक, एक जैविक कारक मैंने आपको बताया था उपभोक्ता, और एक जैविक कारक जो मैंने आपको बताया था वो बताया था अपघटन करता, ठीक है। तीन जैविक कारकों की बात करेंगे इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे संसार में तीन प्रकार के जीवों की बात करेंगे। इकोलॉजी की बात करते हैं तो अपन सिर्फ इन तीन जीवों की बात करेंगे। मतलब आप बिना सोचे समझे ये बोल सकते हो कि अपन इस संसार में पूरे इकोलॉजी में तीन ही प्रकार के जीव होते हैं। या तो वो उत्पादक होंगे, या वो उपभोक्ता की कैटेगरी में आएंगे, या फिर वो अपघटन करता कहलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं एक एक की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ उत्पादक क्या होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर आप इसको समझ लेते हो, मतलब ये जो तीन डेफिनेशन है अगर आप इनको समझ लेते हो तो आपको आगे कहीं पर भी इकोलॉजी में मेरे को उतना समझाने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर मैं आपको ये बोल सकूंगा कि यदि ये आपको ये लेक्चर, वैसे पीछे का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेक्चर सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आज की जो क्लास है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इकोलॉजी के लिए मैं जहाँ तक मानता हूँ सबसे बेस्ट क्लास जो होगी वो आज की क्लास होगी। तो आज की क्लास यदि आपने समझी है तो ये आपके बहुत सी एग्जाम है उसमें आपको ना तो पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इस चैप्टर का कोई ये नहीं है कि आपकी केवल रीट में ही क्वेश्चन पूछा जाए। ये बड़ी से बड़ी एग्जाम, चाहे आईएएस को ले सकते हो, चाहे आरएएस को ले सकते हो, आप आरएएस में भी 100% इनसे क्वेश्चन आता है, आईएएस में भी क्वेश्चन पुट अप होता है, क्योंकि नया टॉपिक है और लोगों को इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, ठीक है। और छोटी एग्जाम्स है उनमें भी आजकल पुट अप होने लग गया है, मतलब जो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है उनमें भी जब इकोलॉजी पूछने लग गए हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी जो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक है, जैसे जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ये साइंस के सबसे हार्ड टॉपिक माने जाते हैं। और ये मैं आपको इनको इतनी
इजी वे में पढ़ाऊंगा कि ये साइंस के सबसे इजी टॉपिक आपको लगेंगे, ठीक है। कंप्लीट साइंस को अपन बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। देखना, सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि उत्पादक होते क्या है। उत्पादक की अगर अपन बात करें तो पहला अपन लेंगे कि उत्पादक है क्या। देखना, पहली हेडिंग डालेंगे अपन उत्पादक। डेफिनेशन देखना, उत्पादक क्या होंगे इस पूरी संसार में या इस पूरे जैव मंडल में, उत्पादक कौन से होंगे। या इस उत्पादकों की अगर सीधी सीधी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप बोलोगे उत्पादक इकोलॉजी में कौन होंगे, ऐसे सभी जैविक कारक। बायोटिक फैक्टर है, जैविक कारक है। ऐसे सभी जैविक कारक जो अपना भोजन बनाने के लिए या जो अपने भोजन निर्माण के लिए किसी अन्य पोषक स्तर पर या किसी अन्य जीव पर या किसी और पर निर्भर नहीं रहते, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, या इसको इजी वे में और बोल सकते हो कि ऐसे सभी जैविक कारक, मतलब इस दुनिया में ऐसे सभी जैविक कारक जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं किसी अन्य के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो उपभोक्ता हो सकते हैं, चाहे अपघटनकर्ता हो सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो वो कभी भी अपना भोजन किसी दूसरे के द्वारा नहीं बनाते। वो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा या प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हो। वो सभी के सभी जैविक कारक क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उत्पादक होते कौन है। तो मैं बेसिक बात करूं कि प्रकाश के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, तो आप बोल दोगे कि पेड़ पौधे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको सबको पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य पोषक स्तर पर वो निर्भर नहीं रहते हैं। और ये सभी के सभी जैविक कारक क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, ऐसे सभी जैविक कारक, ऐसे सभी जैविक कारक, ऐसे सभी जैविक कारक जो अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाते हो, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, अर्थात किसी अन्य पोषक स्तर पर, किसी अन्य पोषक स्तर पर निर्भर नहीं रहते हो, किसी अन्य पोषक स्तर पर निर्भर नहीं रहते हो, निर्भर नहीं रहते हो, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे सभी जैविक कारक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो या किसी अन्य पोषक स्तर पर निर्भर नहीं रहते हो, सभी के सभी क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर आपको पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इसके एग्जाम्पल पूछे तो इसके एग्जाम्पल सबसे पहले मैं अगर बोलूं तो आप बोल दोगे कि पेड़ पौधे, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि जितने पेड़ पौधे होते हैं वो सभी। सेकंड में बात करूं तो आप बोल दोगे सेवाल, ठीक है। थर्ड में बात करूं तो आप बोल दोगे डाइटम्स। और नेक्स्ट जो मैं बात करूं तो आप बोल दोगे नील हरित सेवा, नील हरित सेवाल, ठीक है। देखना, अगर मैं बेसिक या मोटे तौर पर बात करूं तो जितने ही पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे में मैं स्पेशल पेड़ की बात नहीं करूंगा कि ये पेड़, जितने ही पेड़ पौधे हैं वो सभी के सभी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। सेवाल आप जानते हो, सेवाल जो होते हैं वो भी उत्पादकों में आएंगे, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। डाइटम्स क्या होते हैं ये चीज़ ध्यान रखना। देखो, हालांकि ये एक ही कैटेगरी के उत्पादक है सभी के सभी, तो नील हरित शैवाल जो होते हैं उनसे ये क्या होते हैं, अधिक विकसित, और शैवालों से क्या होते हैं, कम विकसित, ठीक है। ऐसे आप जैविक कारक बोल सकते हो कि जो, ऐसे सभी जैविक कारक जो
शैवालों से तो क्या होते हो, कम विकसित, ठीक है। और नीलहरित शैवालों से क्या होते हो, अधिक विकसित, क्या कहलाते हैं आपके, डाइटम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला, निम्न में से उत्पादक होते हैं, पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, निम्न में से उत्पादक होते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पेड़ पौधे या छोटे मोटे कोई भी वृक्ष बोल सकते हो, ठीक है। शैवाल जितने भी होते हैं ये सभी डाइटम्स जो होते हैं ये, और नीलहरित शैवाल जो होते हैं ये सभी, ये किस कैटेगरी में आते हैं, उत्पादकों की कैटेगरी में आएंगे। मतलब ये अपना भोजन क्या बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे। इसके जो भोजन का निर्माण है वो किसकी उपस्थिति में होता है, तो इनका जो भोजन बनता है, इसके अगर अपन भोजन की बात करें तो जो भी भोजन बनता है इनका, वो किसकी उपस्थिति में बनता है, तो बनता है प्रकाश की उपस्थिति में। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, तो वो किस द्वारा बनेगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस द्वारा, ठीक है। मतलब उत्पादक अपना भोजन जो बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं, या ऐसे या उत्पादकों का भोजन निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है, आपको पता है, ठीक है। अब अगर आपको यहां से पूछ ले कि जो पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है इस पृथ्वी की बात करें अपन पूरी, तो उत्पादकों में से सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण का जो यूज करते हैं भोजन निर्माण के लिए वो कौन करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एलडीसी में पीछे जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने करवाई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण का जो प्रयोग जो यूज करते हैं भोजन निर्माण के लिए, वो सबसे ज्यादा कौन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है ऐसा ही। आपको यहां से अगर बेसिक बात की जाए तो इनमें से एक ऐसी आपको चीज दिखेगी इन चार में से जिसको प्रोटीन के रूप में, या आप ऐसे बोल सकते हो जिसको अपन एक पोषक तत्व के रूप में, या ऐसे बोल सकते हैं कि इनको अपन यूज करते हैं अपने पोषक पोषण के लिए, बॉडी के लिए भी अपन यूज करते हैं। तो आपको यहाँ से एक नाम दिख रहा होगा, सेवाल, ठीक है। आपको पता हो तो जितने बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, जो भी अच्छी जिनकी बॉडी मतलब बॉडी बिल्डर्स आप जानते हो, वो क्या करते हैं, शैवालों को खाने के लिए यूज करते हैं, या अपन भी उसको खाने के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। शैवालों के अंदर प्रोटीन्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इतना तो बोल सकते हो कि यदि शैवाल में प्रोटीन ज़्यादा है तो ये भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा भोजन निर्माण जो प्रकाश संश्लेषण का यूज है ये यही करता होगा। तो टोटल पृथ्वी में जो भी प्रकाश संश्लेषण है उस टोटल प्रकाश संश्लेषण का, इस प्रकाश संश्लेषण का जो 10% जो पार्ट है, 10% जो पार्ट है वो तो यूज करते हैं पेड़ पौधे, और 90% जो यूज करते हैं वो कौन करते हैं, वो शैवाल डाइटम्स करते हैं, ठीक है। अब बच गया 10%, तो प्रकाश संश्लेषण का जो 10% पार्ट है वो पेड़ पौधे करते हैं। तो टोटल प्रकाश संश्लेषण का भोजन निर्माण के लिए केवल 10% भाग तो यूज कहाँ पर होता है, पेड़ पौधों पर, ठीक है। और जो 90% है वो कहाँ होता है, शैवाल और डाइटम्स के द्वारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि कुल प्रकाश संश्लेषण का सबसे अधिक यूज जो करते हैं या खर्च जो करते हैं भोजन निर्माण के लिए, वो कौन से उत्पादक करते हैं। तो ऑप्शन में हमेशा ही क्या मिलेगा, या तो शैवाल मिलेगा या डाइटम्स मिलेगा आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा शैवाल। या आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि 10% कौन यूज करते हैं, 90% लगभग कौन यूज करते हैं। तो 10% पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे करेंगे, और शैवाल और डाइटम्स कितना करेंगे, आपका 90% यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने सबसे पहले बात की थी इसकी डेफिनेशन की, उसके बाद बात की है मैंने कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, एग्जाम्पल ये है, और प्रकाश संश्लेषण का कहाँ कहाँ कितना यूज होता है। ये तो होगी इसकी बेसिक बात। अब आजकल और यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, अपन आगे पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ, ये भी एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है, तो वहां ऑप्शन में था सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, ध्यान रखना।
तो आपको वहां से थोड़ा घुमा के दे दिया इसने कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की या प्रकाश की उपस्थिति में। ऐसा क्यों बोला है मैं आगे बताऊंगा आपको कि किसी भी खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ होता है, जैसे मान लो कि कोई खाद्य श्रृंखला है, घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सांप, और सांप को खा रहा है बाज। स्टार्ट कहाँ से हुई? घास से हुई है। एक खाद्य श्रृंखला घास, घास क्या है? घास, यहाँ घास भी लिख सकता हूं मैं, ध्यान रखना, घास, ठीक है, पेड़ पौधे। तो घास क्या होता है? ये एक उत्पादक है, और हमेशा किसी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ जो होता है वो उत्पादकों के द्वारा होता है। या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है, कौन से जैविक कारक करते हैं, तो आपके ऑप्शन में आएगा या तो इनमें से कोई एग्जाम्पल आ जाएगा, या फिर आपको सीधा दे देगा उत्पादक। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य की सॉरी, आपको ऐसे पूछ सकता है किसी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किसकी उपस्थिति में होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी उत्पादक जिंदा रहेंगे। अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं है तो ये भोजन निर्माण नहीं कर सकते, और अगर भोजन निर्माण नहीं हुआ तो आप सीधा बोल सकते हो कि सूर्य का प्रकाश ही नहीं है तो कभी उत्पादक भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बिना ये जिंदा नहीं रह सकते। तो मैंने एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताया कि क्वेश्चन को साथ में नोट करते चलिए, और एक इन्हीं क्वेश्चन में से आपको 100% एक क्वेश्चन वहां पर या किसी एग्जाम में पुटअप हो सकता है, ठीक है। इससे बाहर मैं जहां तक उम्मीद करता हूं, मैं एक एक क्वेश्चन को यहां से बात करने की कोशिश करूंगा, शायद एक भी क्वेश्चन आपका यहां से ना छूट जाए, या मेरी लैंग्वेज के अलावा क्वेश्चन दूसरी तरीके से ना पूछ ले, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट मैं जो बात कर रहा हूं वो वर्तमान की बात कर रहा हूं। आजकल जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों ने उत्पादकों को एक अलग ही नाम दे दिया, और वो क्या नाम दिया है कि उत्पादक जो होते हैं, जैसे उत्पादक जो होते हैं, अगर बेसिक देखा जाए तो उत्पादक का अगर बेसिक तो ये बोला जाता है कि उत्पादक जो होते हैं वो उत्पादन करेंगे किसका? एनर्जी का। जबकि एनर्जी या ऊर्जा से, आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा अलग हो गया। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार उत्पादक तो है, उत्पादकों के बारे में ऐसे बोला जाता है कि वे उत्पादन करते हैं, और उत्पादन किसका करेंगे वो? तो आपको पता है कि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का ही उत्पादन करते हैं, आपको पता है। तो ऊर्जा कभी उत्पादित नहीं होती, उसे एक रूप से दूसरे रूप में अपन बदल सकते हैं। अगर वो प्रकाशिक ऊर्जा है तो उसे रासायनिक में बदल सकते हैं, ठीक है। या और ऊर्जा, आपने कहीं भी ये नहीं सुना होगा कि उसको उत्पादित कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। आपने हमेशा रूपांतरित रूप के बारे में सुना होगा कि ये ऊर्जा इसके अंदर चेंज हो गई है। मतलब कोई सी भी ऊर्जा किसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन उसको बदल सकते हैं, लेकिन उसको उत्पादित या आप उसे नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार आजकल वर्तमान में उत्पादकों को एक नया नाम दे दिया है, और वो नया नाम क्या होता है? देखो, उत्पादकों को एक नया नाम दिया है, और उस नए नाम को अपन बोलते हैं, वर्तमान में उत्पादकों को बोला जाता है ट्रांसड्यूसर। वर्तमान में वैज्ञानिकों द्वारा उत्पादकों को ट्रांसड्यूसर बोला जाता है। ट्रांसड्यूसर क्यों बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर इसलिए बोलते हैं कि उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक जो भी होते हैं, वो अपना भोजन बनाएंगे, कौन सी ऊर्जा लेंगे? तो वो लेंगे प्रकाशिक ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा लेंगे, और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको करेंगे रासायनिक ऊर्जा में। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं? ये उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ये एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उत्पादक जो होते हैं वो एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। इसी कारण वैज्ञानिकों ने इसको वर्तमान में एक नया नाम दिया है, और उस नए नाम को अपन बोलते हैं ट्रांसड्यूसर, ठीक है। वैज्ञानिकों ने वर्तमान में उत्पादकों को क्या बोला है? तो वो आप बोलोगे ट्रांसड्यूसर, ठीक है। क्यों बोला है? क्योंकि ये भोजन निर्माण के समय प्रकाशिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं।
आपको यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन मिलता है तो ये क्वेश्चन मिलेंगे। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं छोड़ी है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाए और आपको वहाँ से कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये बात थी, मैंने उत्पादक की बात की है। सबसे पहले मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन की, एग्जाम्पल किए, प्रकाश संश्लेषण 90% यूज, यहाँ पर 10% यूज, और इनको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ये प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर। किसी भी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ जो होता है वो उत्पादक ही करते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो किसी खाद्य श्रृंखला किसकी उपस्थिति में प्रारंभ होती है, तो वो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट मैं जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे उपभोक्ता की। तो नेक्स्ट है अपना उपभोक्ता। देखो, उत्पादक में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट है अपना उपभोक्ता। उत्पादक समझ गए होंगे। आगे मैं एक एक चीज, ये तीन ही चीज यूज में लूंगा। आगे पूरी इकोलॉजी के अंदर तीन ही चीजों को लेकर चलूंगा मैं। आपको वहां सोचने की जरूरत नहीं। जैसे उत्पादक बोलूंगा दिमाग में आना चाहिए, जैसे उपभोक्ता बोलूंगा दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता क्या होते हैं, तो देखो, ये दूसरे टाइप के जैविक कारक होते हैं। ऐसे सभी जैविक कारक जो अपना भोजन निर्माण के लिए, चाहे सीधे हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, किस पर निर्भर रहते हो, उत्पादकों पर निर्भर रहते हो, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। मनुष्य किस श्रेणी में आता है, उपभोक्ता की श्रेणी में। मतलब आप ऐसे बोलोगे कि ऐसे सभी जैविक कारक जो अपना भोजन बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किस पर निर्भर रहते हो, वो उत्पादकों पर निर्भर रहते हो, क्या कहलाते हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, ये भोजन निर्माण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, अब उपभोक्ता की कितनी कैटेगरी होगी, तो उपभोक्ता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या आप शीर्षस्थ उपभोक्ता भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब उपभोक्ता अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक भी बोल सकते हो, शीर्षस्थ या सर्वोच्च उपभोक्ता भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और प्राथमिक पूरा चीज यहीं से क्लियर करूंगा। ध्यान रखना, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भोजन निर्माण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। मैं एक खाद्य श्रृंखला ले रहा हूं और वो खाद्य श्रृंखला मैं ले रहा हूं, ये है घास। ठीक है, और घास जो होता है वो आपको पता है उत्पादक होता है। तो मैंने आपको बोला था कि किसी खाद्य श्रृंखला प्रारंभ कहाँ से होता है, घास। घास को कौन खाएगा, तो घास को खाएगा टिड्डा। घास को खाता है टिड्डा। ठीक है, टिड्डे को कौन खाएगा, तो टिड्डे को खाएगा मेंढक। मेंढक को कौन खाएगा, मेंढक को खाएगा सांप। सांप को कौन खाएगा, सांप को खाएगा बाज। मैंने एक खाद्य श्रृंखला बनाई है, मतलब ये बड़ी खाद्य श्रृंखला बोल सकते हो, छोटी नहीं है खाद्य श्रृंखला। जहां इकोलॉजी में मतलब सबसे बड़ी खाद्य श्रृंखला की एक पॉसिबल बड़ी खाद्य श्रृंखला जो होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इससे छोटी खाद्य श्रृंखला होगी। ठीक है, घास है, मतलब खाद्य श्रृंखला की आगे मैं बात करूंगा डिटेल में, लेकिन यहाँ मैं एक बेसिक समझा देता हूँ कि कौन किस किस को कैसे अपना जीवन यापन करने के लिए इस इकोलॉजी में बैलेंस करके वो रहते हैं। तो घास होता है, पृथ्वी पर है घास है। ठीक है, उस घास को खाते हैं टिड्डे। टिड्डे खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। और टिड्डे है, इनको खाकर मेंढक अपना जीवन यापन करते हैं। मेंढक, सांप है वो मेंढक को खाते हैं, और बाज जो है वो किसको खाता है, सांप को खाता है। ठीक है, अब देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्या है, तो इसे तो आप बोल दोगे
कि ये तो क्या है, इसे तो अपन बोलेंगे उत्पादक, कि घास तो यहाँ पर इस खाद्य श्रृंखला में क्या है, उत्पादक है, ठीक है। तो घास की डेफिनेशन तो हो गई कि ये तो अपना भोजन बनाने के लिए, देखो इससे पीछे कुछ नहीं है। मैं सूर्य की बात करूंगा कि अगर इससे पीछे की बात करें तो सूर्य ही आएगा, उसका प्रकाश आएगा, लेकिन उसकी बात अपने को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घास जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, वो भोजन निर्माण के लिए किसी अन्य स्तर पर निर्भर नहीं रहते। लेकिन उपभोक्ता जो होते हैं वो भोजन निर्माण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे इसे बोल दूंगा मैं प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इसे मैं बोल दूंगा द्वितीयक द्वितीयक उपभोक्ता। इसे मैं बोल दूंगा तृतीयक उपभोक्ता। और इसे मैं बोल सकता हूं, या तो बोल दो सर्वोच्च, या इसे आप बोल सकते हो शीर्षस्थ उपभोक्ता। ठीक है, मैंने देखो एक खाद्य श्रृंखला को लिखा है, और उस खाद्य श्रृंखला को मैंने आपको बोला है कि ये उत्पादक होंगे, इसको आपने समझ लिया है। ये होंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये भोजन निर्माण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। कैसे रहते हैं वो बता रहा हूँ, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें प्राथमिक अलग होंगे, द्वितीयक अलग होंगे, तृतीयक अलग होंगे, शीर्षस्थ अलग होंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, एक खाद्य श्रृंखला दे दी कि यदि किसी खाद्य श्रृंखला में घास है, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में घास है, वो टिड्डे को खाता है, टिड्डा है वो मेंढक को खाता, टिड्डे को मेंढक खाता है, और मेंढक को सांप खाता है, तो यहाँ पर सांप क्या होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन में दे दिया उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन करता, ठीक है, या ऐसे दे दिया प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक या उपभोक्ता या अपघटन करता। आपको यहाँ पर सीधा पता है कि एक खाद्य श्रृंखला है, घास, टीडा, मेंढक, सांप और बाज। तो इसमें से सांप क्या है, तृतीयक उपभोक्ता, अगर सीधा आंसर पूछे तो, ठीक है। और वैसे उपभोक्ता होता है। अगर मान लो ये यहीं पर क्लोज कर दूं, बाज नहीं हूं, तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, शीर्षस्थ या सर्वोच्च उपभोक्ता भी इसको बोल सकते हैं। तो यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो डेफिनेशन मैंने ये बताई थी कि ये किस पर निर्भर रहेंगे, उत्पादकों पर, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखना, अगर मान लो कि टिड्डा है, टिड्डा एक उपभोक्ता है, ये भी है, ये भी है। अगर ये कैसे इस पर निर्भर रहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे इन पर निर्भर रहते हैं, तो देखना कि अगर मैं बात करूं कि टिड्डा अगर घास नहीं होता मान लो, तो क्या टिड्डा जीवित रहता, नहीं रह सकता। मतलब घास को टिड्डा खाएगा तभी टिड्डा जीवित रहेगा, नहीं टिड्डा जीवित नहीं रहेगा, इस इकोलॉजी में वो नहीं रह सकेगा। और अगर टिड्डा नहीं रहेगा तो मेंढक नहीं रहेगा, मेंढक नहीं रहेगा तो सांप नहीं रहेगा, और सांप नहीं रहेगा तो बाज नहीं रहेगा। मतलब इस खाद्य श्रृंखला में आप ऐसे बोल सकते हो सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, उत्पादकों के ऊपर डिपेंड होता है। एक दूसरे का भोजन है वो किस पर निर्भर रहता है, उत्पादकों पर। उसमें से आप ये बोल सकते हो प्राथमिक उपभोक्ता जितने भी होते हैं, जो भी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो तो सीधे निर्भर रहते हैं किस पर, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं किस पर, उत्पादकों पर। और द्वितीयक, तृतीयक या शीर्षस्थ या सर्वोच्च उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं किस पर, उत्पादकों पर। कैसे देखना, टीडा तो सीधा ही आप बोल सकते हो कि घास को खा रहा है तो ये इस पर निर्भर। अगर मान लो टीडे को मैं हटा दूं, मतलब घास को सीधा मेंढक नहीं खाएगा। अगर टीडा है तो टीडा है प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से ये तो इस पर निर्भर है। लेकिन घास कौन खा रहा है, टीडा। तो टीडा तो घास के द्वारा जिंदा है, तो टीडे पर निर्भर मेंढक है। तो आप बोल सकते हो कि अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, आगे वाले होंगे नहीं फिर। तो मतलब सब कुछ कहाँ से डिपेंड, कहाँ पर डिपेंड करता है, उत्पादकों पर निर्भर करता है। तो
टिड्डा है या प्राथमिक उपभोक्ता? अच्छा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बन सकता है, आज तक कभी पूछा नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि यहां से नया क्वेश्चन पुटअप क्या हो सकता है कि कौन से उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से भोजन निर्माण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, तो हमेशा आप बोलोगे प्राथमिक उपभोक्ता। और कौन से अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, तो प्राथमिक को छोड़कर जितने भी होते हैं वो किस पर, अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। अब देखो, यहां मैं बात कर रहा हूं कि घास तो उपभोक्ता हो गया, लेकिन उत्पादकों, उपभोक्ता की भी दो कैटेगरी होती है। एक उपभोक्ता में शाकाहारी होते हैं, एक उपभोक्ता में मांसाहारी होते हैं। तो देखो, टिड्डा जो होता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूं टिड्डे की, तो जो टिड्डा है यहाँ पर, इसको तो बोलेंगे अपन शाकाहारी, ये तो हो जाएगा शाकाहारी। ठीक है, और मेंढक क्या होगा, मेंढक, सांप और बाज, इसको अपन बोल देंगे मांसाहारी। ठीक है, मैंने दो कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है, एक शाकाहारी और एक होता है मांसाहारी। अगर आपको कभी पूछे कि उपभोक्ता में सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता कौन से होते हैं, कि सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता होंगे कौन से होंगे, तो वहां आप बात करोगे कि सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता जो होते हैं वो कौन से होते हैं, शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी। अरे अगर शाकाहारी और मांसाहारी की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग कौन से अच्छे होने चाहिए, तो आप में से कुछ बोलेंगे कि शाकाहारी होते हैं और कुछ बोलेंगे मांसाहारी होते हैं, कुछ ऐसे बोलेंगे कि शीर्षस्थ उपभोक्ता होते हैं, या कैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग बात कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बात क्या होगी, कौन से अच्छे होंगे। तो देखो, टिड्डा है, इसको शाकाहारी बोला है, और टिड्डा यहाँ पर सबसे बेस्ट माना जाता है। क्यों, रीजन क्या, किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। रीजन क्या होता है इसका, इसका रीजन ये होता है कि टिड्डा जो होता है, देखना टिड्डे को ही क्यों माना, तो देखना टिड्डा क्या खा रहा है, घास खा रहा है। ठीक है, और घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। मतलब घास में आप बोल सकते हो कि इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब सेलुलोज पाया जाता है। खा क्या रहा है, ये खा रहा है घास, मतलब घास खाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। खा तो क्या रहा है, ले तो क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट। और मेंढक जो है, मेंढक टिड्डे को खा रहा है, तो ये मेंढक को क्या दे रहा है, मतलब ये है टिड्डा, और टिड्डे में क्या होगा, मांस होगा। तो आप बोल सकते हो मांसाहारी है तो ये मांस खा रहा है, शाकाहारी है तो घास खा रहा है। ठीक है, तो टिड्डा तो खा रहा है कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज खा रहा है, और मांस में ये खा रहा है, इसको टिड्डे को खा रहा है, और टिड्डे में मांस है, मांस में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये प्रोटीन दे रहा है, किसको, मेंढक को, मतलब ये मांस दे रहा है, इसको प्रोटीन दे रहा है। तो देखना, टीडा एक कन्वर्टर का काम करता है, एक चेंज करने का काम करता है। ये वैसा ही काम करता है जैसे उत्पादक करते हैं। और उत्पादक का कार्य क्या होता है, उत्पादक प्रकाशिक ऊर्जा को भोजन निर्माण के लिए रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। देखो, टीडा है वो घास को खा रहा है, ठीक है, तो टीडा खा रहा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो घास खा रहा है, घास में सेल्यूलोज पाया जाता है। आपको बताया कि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति या पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज पाया जाता है, आपको पता है। और सेल्यूलोज को ये खा रहा है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को खा रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है, मेंढक को क्या दे रहा है, देखना टीडा खा तो रहा है कार्बोहाइड्रेट, और मेंढक खा रहा है टीडे को, मतलब मेंढक को क्या दे रहा है, मांस दे रहा है, और मांस में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो ये कन्वर्टर का काम कर रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि ये कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। बाकी देखना आप आगे कोई भी देख लो, मेंढक की बात करें, मेंढक मांस ही खाएगा, और अगले को सांप को भी क्या देगा, मांस ही देगा। प्रोटीन खाकर प्रोटीन दे रहा है, सांप भी प्रोटीन खाकर प्रोटीन दे रहा है। तो स्पेशल कैटेगरी उत्पाद उपभोक्ता में किसकी हुई,
प्राथमिक उपभोक्ता की सेम ये वही कार्य करता है जो उत्पादक करते हैं। तो देखना यहां से एक नया क्वेश्चन निकल के आता है, नया क्वेश्चन निकल के आएगा कि इन्हें तो अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्राथमिक उत्पादक, और टिड्डा जो है मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो है, इसको एक और नाम दे सकते हैं जिसे बोलते हैं द्वितीयक उत्पादक। मेरे को जहां तक लगता है कुछ में कंफ्यूजन पैदा हो गया, कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखना कि सीधा सीधा बोला उत्पादक उपभोक्ता उपभोक्ता उपभोक्ता, यहां से उपभोक्ता स्टार्ट हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता। अपन ने एक स्पेशल कैटेगरी की बात की है कि ये स्पेशल है, ये क्यों है, क्योंकि ये सेम वही कार्य करते हैं। यदि आपने उत्पादक समझा है तो उत्पादक में मैंने आपको ये बोला था कि ये प्रकाशिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे थे। ये भी क्या कर रहे हैं, देखना टिड्डा भी क्या कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट को बदल रहा है किसमें, प्रोटीन में। तो काम तो वैसा ही हो गया, बदलने का कार्य हो गया। तो यदि अपन इसको प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं, अगर ये उत्पादक है तो इसको तो बोल दिया प्राथमिक उत्पादक, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन मिले कि कौन से उपभोक्ता उत्पादक का कार्य भी करते हैं, तो वो कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। या द्वितीयक उत्पादक कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो ये एक सेम वैसे ही कार्य करता है कि मान लो एक मशीन है, ये मशीन है और इधर से मैंने घास डाला है और उधर से मुर्गी का लेग पीस निकल के आ गया, तो आप बोल सकते हो इससे बड़ी बात क्या हो गई। ऐसी अगर मशीन बन जाए तो क्या होगा, जैसे अपने जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट बोला था कि मैं एक ऐसी मशीन बनाएंगे अपन कि इधर से आप आलू डालोगे, उधर से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। हालांकि उस टाइम लोगों ने बहुत गलत सोचा, हालांकि ये एक हो सकता है एक नॉर्मल कमेंट हो, लेकिन इसको इतना गलत नहीं लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी इसको आप समझ सकते हो। उन्होंने एक कंपैरिजन किया था कि आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ऐसा भी हो जाए। क्यों, क्योंकि ये तो नेचर बोलता है। अपन क्या करें, जिसने इकोलॉजी का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो वो उस बात को मजाक में नहीं लेता। तो सेम वैसी ही बात कर रहा हूं मैं कि ये टिड्डा क्या कार्य कर रहा है कि जैसे उन्होंने बोला आलू डालो सोना निकलेगा, ठीक है। उन्होंने एक कंपैरिजन किया था, लोगों की सोचने समझने की जो शक्ति है वो एक अलग चीज़ है, लोगों को कोई नहीं समझा सकता। छोटी सी गलती ढूंढते हैं और उसको बहुत बड़ा मजाक बना देते हैं, ठीक है। तो आपको मैं ही वही चीज़ समझा रहा हूँ कि एक ऐसी मशीन, मान लो मैं आज ऐसे बोल दूं कि एक ऐसी मशीन बन जाए कि इधर से घास डालो उधर से मुर्गी का या मांस निकल के आ जाए, लेग पीस जो आपको चाहिए वो निकल के आ जाए, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसकी बात अपन अलग करते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉसिबल है कि एक घास खा रहा है देख लो और अगले को क्या दे रहा है, मांस। तो पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये है टिड्डा, और टिड्डे को अपन ने क्या बोल दिया, द्वितीयक उत्पादक, या प्राथमिक उपभोक्ता को क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्पादक। मेंढक, सांप, इनकी बात अपन ने कर ली है। तो यहाँ मैंने जो स्पेशल बात की है वो यही की है कि उपभोक्ता ये टाइप्स होंगे। उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन निर्माण के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या शीर्षक या सर्वोच्च भी हो सकते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को अपन द्वितीयक उत्पादक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर को ये क्या करते हैं, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट से कहाँ पहुंचाते हैं, उसको प्रोटीन्स में पहुंचाते हैं, प्रोटीन्स देते हैं, ठीक है। ये हो गई यहाँ से इसकी बात। अब आपको उपभोक्ता में साथ जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन कैसे पुटअप हो जाए तो ये होगा। ये आपको पूछ सकता है निम्न में से कौन सा, या निम्न खाद्य श्रृंखला में कौन सा मांसाहारी उपभोक्ता होता है, कौन सा शाकाहारी उपभोक्ता होता है, और आपको इजीली पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे मैं एक खाद्य श्रृंखला लिख दूं, कोई भी एक खाद्य श्रृंखला लिख देता हूं कि घास है, घास को बकरी खा रही है और बकरी को शेर खा रहा है, तो यहाँ पर द्वितीयक उत्पादक कौन होंगे, तो आप बोल दोगे बकरी। क्यों, घास किसको खा रही है, बकरी, घास को खा रहा है बकरी,
ठीक है। और बकरी को कौन खाएगा? बकरी को खा जाएगा शेर। तो यहाँ पर बकरी है वो घास कार्बोहाइड्रेट खा के शेर को क्या दे रही है? पूरी बकरी को खा रहा है वो, मांस खा रहा है, उसको क्या दे रहा है? प्रोटीन दे रहा है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही चैप्टर होगा अपन क्वेश्चंस में करेंगे। और जहां तक मैं मानता हूँ अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपना जो जैविक कारक होगा वो अपना होता है अपघटनकर्ता। ध्यान रखना, ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपघटनकर्ता बोलते हैं इसे, ये होगा अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता क्या होते हैं सुनना, इस पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे सभी जैविक कारक, इस पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे सभी जैविक कारक जो सड़े गले पदार्थों पर, मतलब सड़ा गला पदार्थ मतलब कचरे पर, या सड़े गले पदार्थों पर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर या मरे हुए जीवों पर उपस्थित रहते हैं और उन पर उपस्थित रहकर अपना लाइफ साइकिल या अपना जीवन यापन करते हैं, वो सभी के सभी जैविक कारक क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता कहलाते हैं। समझ गए होंगे कि मान लो कि आप कोई ऐसी गंदी जगह पर गए हो जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है, जहां पर स्टूल या मल पड़ा है, जहां पर कचरा पड़ा है, जहां बदबू मार रहा है सब कुछ, और वहां पर ये उपस्थित रहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कि हर गंदी जगह पर, जैसे हर गंदगी तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपने ये सुना होगा कि वहां मत जाओ, वहां गंदगी है, वहां बैक्टीरिया है, वहां पर जीवाणु है, ठीक है, वहां पर कोई प्रॉब्लम्स हो जाएगी, कोई रोग हो जाएगा। आपने ऐसा सुना होगा। तो गंदगी अपन बोलते हैं जहां सड़ी गली चीज पड़ी हो, जहां पर मरी हुई चीज पड़ी हो, जहां स्टूल पड़ा हो, जहां पर कोई गंदगी हो, जहां पर मृत कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हो या मरे हुए जीव उपस्थित होते हो, वहां अपन नहीं जा सकते, क्योंकि वो चीज बदबू मारती है, और बदबू मारने से उसकी जो इतनी बेकार गंध होती है वो अपन सहन नहीं कर पाते, और अपन ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अपघटनकर्ता वो सभी जैविक कारक होता है जो सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों पर उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता कहलाते हैं। देखना, डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो आप ये बोलोगे कि ये सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों पर उपस्थित होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों पर उपस्थित होते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। बात कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल की, तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो देखो क्या होगा। एक तो आप बोल सकते हो जीवाणु, एक आप बोल सकते हो कवक, एक आप बोल सकते हो कुछ प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ, ठीक है। एक मैंने नाम नहीं लिखा, वायरस, ठीक है। देखना, ऐसे सभी जैविक कारक जो मृत कार्बनिक पदार्थों या सड़े गले पदार्थों पर या कचरे पर बोल सकते हो, इतना समझाने की जरूरत नहीं होगी, उन सभी को क्या बोलते हैं? अपघटनकर्ता। जीवाणु, कवक, और मैंने बोला है कुछ प्रोटोजोआ या अत्यंत सूक्ष्म जीव बोल सकते हो, ठीक है। वायरस की बात करते हैं अपन। देखो, कुछ जगह पढ़ाया जाता है कि वायरस को अपन अपघटनकर्ता बोलते हैं, ठीक है। कुछ जगह ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि वायरस अपघटनकर्ता की श्रेणी में, कुछ जगह पढ़ाया भी जाता है, कुछ जगह बोला भी जाता है, कुछ जगह गाइडों में लिखा भी जाता है, लेकिन अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रखना, गलत तो पढ़ना ही नहीं है, ना गलत सीखना है। हमेशा अपने को परफेक्ट चीज आनी चाहिए, अपने को हर एक ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए। अगर आपको कहीं से भी ये मिलता है कि वायरस को अपघटनकर्ता बोलते हैं, तो बिना सोचे समझे उसको बोल देना कि वायरस कभी भी अपघटनकर्ता नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? डेफिनेशन समझो। ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर उपस्थित रहते हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ कि प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है, एक वायरस है ये, ठीक है। क्या कोरोना मरने के बाद की बात करें तो वो क्या उस बॉडी के अंदर रहेगा? नहीं। ध्यान रखना एक चीज,
वायरस बहुत ही स्पेशल चीज होती है, वायरस बहुत ही गजब का एक अपघटन आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक एक स्पेशल कैटेगरी है ये। वायरस है क्या? वायरस एक ऐसी चीज है जो मृत, मतलब ये ऐसे नहीं है कि ये कोई हमेशा मरी हुई चीज को फॉलो करेगा, मरी हुई चीज में रहेगा, बिल्कुल नहीं। ये तो बाहर बैठा बैठा वेट करता है कि मुझे कोई जिंदा चीज मिल जाए, कोई जिंदा बॉडी मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जो ऑलरेडी एक्टिव है और मैं इसके अंदर घुसकर तबाही मचा दूं। सेम वही है जैसे कोरोना वायरस प्रेजेंट में तबाही मचा रखी है, सेम वैसा ही वायरस, वही वायरस की बात कर रहा हूं मैं। तो वायरस जो होता है वो एक ऐसी चीज है, वायरस है वो कभी भी मरे हुए पर तो काम ही नहीं करता, मरने के बाद तो ये ऑटोमेटिक बाहर निकल के मजे करता है कि मेरे को अब यहाँ जरूरत नहीं है, मैं तो जब जिंदा रहता है तभी उसमें काम करता हूँ, तभी उसके मजे ले सकता हूँ, ठीक है। तो वायरस जो होता है वो कभी भी मृत कार्बनिक पदार्थ या सड़े गले पदार्थों पर उपस्थित नहीं रहता, ध्यान रखना। मतलब ये अपघटनकर्ता की श्रेणी में नहीं आता। तो आप हमेशा बोलोगे कि जो वायरस होते हैं वो कभी भी अपघटनकर्ता की श्रेणी में नहीं आते। वायरस अपघटनकर्ता की श्रेणी में नहीं आते। वायरस अपघटनकर्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे। और वायरस क्यों नहीं आते? क्योंकि ये कभी भी मृत बॉडी पर नहीं होते, मृत शरीर में नहीं पाए जाते। ये जीवित शरीर के अंदर घुसते हैं, उसके फुल मजे लेते हैं और फिर उसको पूरा डेड करके, मतलब उसको कंप्लीट करके और बाहर आ जाते हैं चुपचाप मजे लेके। ये एक ऐसी चीज है जो चुपचाप मजे लेते हैं और मजे लेकर फुल बाहर आ जाते हैं। जबकि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ ये जीवित बॉडी के मतलब ये मरी हुई बॉडी पर भी रह सकते हैं, ये जीवित बॉडी के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन वायरस कभी भी ऐसे नहीं होता। तो ये एक यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपघटनकर्ता की श्रेणी में नहीं आते? ऑप्शन में वायरस था और ये आंसर भी था। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो वहाँ अगर पूछा है और इसको आंसर माना है तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो वायरस किसकी श्रेणी में आते हैं? ये अपघटनकर्ता की श्रेणी में कभी नहीं आएंगे। अपघटनकर्ता की श्रेणी में कौन आएगा? यही आएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अपघटनकर्ता कौन होते हैं? जो सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थों पर उपस्थित रहते हैं। तो क्या आप ऐसे मानते हो कि इकोलॉजी को बैलेंस रखने के लिए अपघटनकर्ता की जिम्मेदारी होती है, अपघटनकर्ता भी मायने रखते हैं? बिल्कुल। अपन ऐसे बोलते हैं कि जीवाणु, मतलब इस दुनिया में जो भी है, मैंने 3 जीवों की बात की है। चलो आप पेड़ पौधों का महत्व समझते हो, आप अपघटन उपभोक्ता का भी महत्व समझते हो, मतलब जितने भी गाय भैंस बकरी ये सब भी है, जो मनुष्य है, शेर जितने भी है, इनका भी महत्व समझते हो। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा जीवाणु का प्रोटोजोआ, आपने तो ये पढ़ा होगा कि इनसे रोग ही होते हैं, ये अपने लिए काम के नहीं होते। अगर ये अगर इनकी बात करूं मैं, तो ये भी इकोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? ये भी अपनी पारिस्थिति को बैलेंस रखने के लिए बहुत भयंकर रोल होता है इनका। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर ये कुछ दिनों के लिए अगर चले गए, अगर इन्होंने ये सोच लिया कि ये मनुष्य अपने आप को क्या समझता है, और एक दिन अगर इसने एक दिन या कुछ दिनों के लिए 2-4 दिन भी अगर इन्होंने ऐसे स्ट्राइक कर ली, अगर 2-4 दिन भी अगर इन्होंने सोच लिया, आप अपने से गुस्से में हो गए कि अब बताते हैं हम आपको हम क्या चीज़ है, आप ऐसे मानते हो हम लोगों को, तो अगर ये कुछ दिनों के लिए गायब हो जाए तो मनुष्य का जीना है वो कठिन हो जाएगा, संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है, संपूर्ण मनुष्य जीवन बर्बाद हो सकता है। कैसे? रीजन क्या है कि ये क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। किसका करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। और अपघटन करने से क्या होता है, देखो कि मान लो इस दुनिया में प्रतिदिन कितना कचरा होता होगा, इस दुनिया में कितने हैं जीव मरते होंगे, तो उस सभी जीवों का अपघटन कौन करेंगे? ये करेंगे। अगर मान लो कि ये सभी के सभी चले गए तो उन जो रोज जो मरते हैं उनका अपघटन कौन करेंगे? और उनका अपघटन नहीं होगा तो अपने को इतनी बदबू आएगी कि अपना सांस लेना, अपनी श्वसन प्रक्रिया करना ही क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? मनुष्य जीवन को इतना साधारण बना देते हैं, उसके जीने के लिए इतना इजी कर देते हैं कि जितने भी मृत कार्बनिक पदार्थ है जिससे बदबू आती है या जो पदार्थ है, वो सभी के सभी पदार्थ है, उन सभी का अपघटन करके उनकी बदबू को क्या करते हैं? कम करते हैं और मनुष्य जीवन को बहुत ही सरल बना देते हैं।
तो ये थे अपने तीन, जिसे उत्पादक बोला, जैविक कारक, अपघटनकर्ता और उपभोक्ता। आज की क्लास में शायद मैं मानता हूँ ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट की क्लास अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सब बता दिए हैं आपको। आगे मैं नेक्स्ट बात करूंगा इसी के ऊपर, पूरा इसी पर अब जो भी बात होगी वो इन तीनों के ऊपर बात होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें इससे आगे की बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। घर पे रहिए, अच्छे रहिए, सुरक्षित रहिए।